नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है विवेक सिंह सर, जो है इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। वो हर साल इकोनॉमिक्स के इको के 550 एमसीक्यूज निकालते हैं। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। ये बेसिकली लास्ट ईयर का जो वो है, क्या बोलते हैं, पीडीएफ है। तो इसमें जो बेसिक स्टैटिक के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक जो है स्टैटिक है वो हमेशा सेम ही रहेगा। जीडीपी की जो डेफिनेशन लास्ट ईयर थी वो इस साल भी सेम ही है। तो हम वो जो नई पीडीएफ है उसका वेट ना करके अभी इसको सॉल्व करते हैं। उसको भी सॉल्व करेंगे रिवीजन के, एज अ रिवीजन उसको सॉल्व करेंगे। तब तक हम अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक कर लेते हैं और जो करंट का पोर्शन उसमें होगा वो उसमें हम कर लेंगे। तो इस जो पीडीएफ का जो क्रेडिट है वो विवेक सिंह सर जो है इकोनॉमिक्स के उनको जाता है। उन्होंने ये 2023 के प्रीलिम्स के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन हम इसकी जो स्टैटिक पार्ट है वो इस साल भी वो उतना ही एप्लीकेबल है जितना लास्ट ईयर था। तो आप लोग इसको एमसीक्यूज को देख सकते हैं। हर रोज़ हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें। और विद इन अ मंथ हम, अगर हमारा कंटिन्यू रहा ये, तो विद इन अ मंथ हम 450 तक के एमसीक्यूज कर लेंगे और उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। तभी ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसमें बेसिकली हम इंडेक्स देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले है मैक्रो, जो फंडामेंटल है, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्चुअल ही ये क्वेश्चन है मैक्सिमम। तो इनको हम पहले कर लेंगे आज। ट्राई करेंगे कि 20 कर क्वेश्चन हम कर लें और फिर ये फर्स्ट पार्ट 1-2 दिन में हो जाएगा। तो उसके बाद जो फिर है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। अगर ये हमारा क्लियर हो गया तो हमारा इको इको के जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। फिर बजटिंग एंड प्रोसेस टेस्ट, बजट के जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेंगे। बाकी बजट का जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट जो पीडीएफ सर रिलीज करेंगे, अगर इस साल करेंगे रिलीज, आई होप करेंगे, तो उससे हम देख लेंगे। फिर एग्रीकल्चर सब्सिडी, फूड प्रोसेसिंग, ये ऐसा पोर्शन है, ये ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है, तो हम इसको नेक्स्ट पीडीएफ से ही कर सकते हैं। और बाकी इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऐसे क्वेश्चन है जो हम कुछ इससे बेसिक होंगे वो इससे कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट पीडीएफ से करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज पार्ट ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का क्या क्या पार्ट रहता है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले एक्टिविटीज इन द इंडियन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स इन अदर कंट्रीज। तो क्या जो हमारे इंडियन एम्बेसीज है और देशों में कॉन्सुलेट्स है, क्या उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे जीडीपी का पार्ट होती है या नहीं होती है। तो हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट है एयर इंडिया सर्विसेज बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। मान लो एयर इंडिया जो है वो ईरान से सऊदी अरेबिया अपना जहाज़ चला रहा है, तो क्या जो वो उसकी इनकम होगी वो हमारे जीडीपी का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल वाटर। अब इंटरनेशनल वाटर में हमारी जो शिप्स है वो जा रही है, या फिर फिशिंग वेसल्स है वो फिशिंग कर रहे हैं, तो क्या जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई इंडियन है, ओरिजिन का बंदा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है उसमें, तो क्या वो हमारे इकोनॉमी का, जीडीपी का पार्ट बनेगा। वो भी देखेंगे हम। परचेज ऑफ द मूवी टिकट बाय द इंडियन फॉरनर्स इन इंडिया। वो तो एक बेसिक बात है कि इंडिया में आके कोई कुछ भी कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट बन रहा है, किसी भी कंट्री नेशन का है। और जीडीपी में एक बेसिक चीज़ ध्यान रखनी कि नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक जो टेरिटरी है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या ये हमारा जो ये चारों जो ऑप्शंस है ये सही है या नहीं है। सो इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो जीडीपी होता है वो होता है टोटल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या चीज़ है भाई, कि एक किसी स्पेसिफाइड पीरियड टाइम में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसको ऐड करके हम, जो हमारा टोटल सम है वो जीडीपी है और एक साल के अंदर हो रहा है तो उसको हम जीडीपी बोलेंगे। और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या चीज़ है भाई, अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, ये एक पॉलिटिकल फ्रंटियर है, ना कि जियोग्राफिकल चीज़ है। ये मतलब ऐसे नहीं कि जो हमारा जियोग्राफिकल मैप है उससे रिलेटेड ही है ये बेसिकली। हमारे इसमें हमारी जो पॉलिटिकल फ्रंटियर जो चीज़ें हैं उसमें जैसे कि टेरिटोरियल वाटर्स है वो भी इंक्लूड होते हैं, हमारी शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, ऑपरेट
जो कि हमारे इंडियन रेजिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं किसी और कंट्री में, चाहे वो किसी दो देशों के बीच में भी हो रहा हो, जैसे इंडिया इंडिया एयर इंडिया सर्विसेज दे रही है किसी और देश में, तो वो भी हमारा जीडीपी का पार्ट होगा। फिशिंग वेसल्स है, ऑयल या नेचुरल गैस के जो रिग्स है, या कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है किसी इंटरनेशनल वाटर में, और ये हमारे इंडियन रेजिडेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है, जीडीपी का पार्ट होगा। फिर एम्बेसीज है, कंसुलेट्स है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है किसी और कंट्री में जाके, जैसे कि इंडियन एम्बेसी यूएस में है या जापान में, और वहाँ मान लो इंडियन एम्बेसी 15 अगस्त को झंडे बेच रही है, हमारे जो इंडियन फ्लैग्स है उसको सेल कर रही है, तो वो जो इनकम होगी वो इंडिया की जीडीपी में पार्ट होगा। फिर हमारी जो है इसमें एक्सक्लूड क्या क्या होगा, जो और देशों की एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स इंडिया में है, कॉन्सुलेट जो इंडिया में है वो हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम किसी और देश में हमारी जो एम्बेसी है वो उनकी इनकम इंक्लूड कर रहे हैं, तो और देशों की जो एम्बेसी इंडिया में है वो उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। सो हमारे जीडीपी का एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अभी क्लियर हो गया कि ये जो चारों एक्टिविटीज़ है वो जीडीपी का पार्ट है, चाहे इंडियन एम्बेसीज के फॉरेन या फॉरेन इंडियन कॉन्सुलेट जो अदर कंट्रीज़ में है उनकी इनकम हो, या फिर एयर इंडिया किसी दो कंट्रीज़ के बीच में, या कोई हमारी इंडियन शिप जो इंडियन रेजिडेंट के द्वारा रन की जा रही है, या वो हो, या इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंटरनेशनल वाटर में जो इंडियन रेजिडेंट परफॉर्म कर रहा है, या फिर फॉरेनर इंडिया में आके मूवी टिकट खरीदता है, या फिर किसी टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ों पे, या कोई भी सामान खरीदता है इंडिया में आके, तो वो हमारे जीडीपी का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये बेसिक जीडीपी की जो डेफिनेशन है वो कौन कौन सी वैलिड डेफिनेशन है, इट इज़ द वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी, तो ये तो है ही हमारी डेफिनेशन की, जितने भी फर्म है, मान लो यहाँ 4 बिजनेसमैन है, 4 किसान है, और 2-3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, 2-3 पीएसयू है, और भी ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड्स एंड सर्विसेज जो ये प्रोड्यूस करेंगे, उसको मिला के जो वैल्यू टोटल फाइनल वैल्यू होगी वो हमारा जीडीपी होगा। तो यही है डेफिनेशन, यही हमारे को ये डेफिनेशन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो बता रहा है, इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, सेम ही चीज़ है जो ऊपर भी लिखी है। यहाँ यहाँ फॉर्म ऑल फॉर्म्स के बारे में बताया गया है, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू वैल्यू है, ये एक्चुअल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। फिर इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट, हाउस होल्ड सेक्टर, ये एक बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड है, उनका फॉर्म डेफिनेशन है। ओनली थिंग मिसिंग हियर इज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का, जो नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को जो ऐड करना है, तो जो नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो एक्सपेंडिचर है उसको यहाँ से जो इंपोर्ट है वो माइनस करना है, एक्सपोर्ट है वो बेसिकली ऐड करना है, तो वो यहाँ ऐड नहीं किया है, इस वजह से ये तीसरी जो डेफिनेशन है वो गलत हो गई। इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये एक इनकम जो मेथड है कैलकुलेट करने का, जीडीपी कैलकुलेट करने का, ये उसकी डेफिनेशन है। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, जैसे एंटरप्रेन्योर उसको प्रॉफिट मिलता है, वो इसकी इनकम हो गई। फिर रिसोर्सेज हो गए, लैंड हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गई उस पर रेंट मिलता है, लेबर हो गई उनको वेजेस मिलती है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इनकम, जो उनकी इनकम है बेसिकली, वो जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका एडिशन जो है वो भी जीडीपी है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा आंसर, कि जो तीसरा है इसमें इन्होंने इंपोर्ट और नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसको यहाँ ऐड नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है और प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बात की है, ना कि नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की उसको ऐड किया है। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स एंड आर नॉट यूज्ड एज एन इनपुट, एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर कैपिटल गुड्स। तो ये आपको पहले तो इसकी थोड़ा सा बेसिक्स जानना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीज़ होती है। हमारा जो गुड्स है, गुड्स का है, जो गुड्स है वो दो टाइप के होते हैं, इंटरमीडिएट या फाइनल। फाइनल हो गया जो इसके बाद अब इस फाइनल यूज हो रहा है इसका, और ये इसके बाद इसका कोई चेंज नहीं आएगा उसके फॉर्मेशन में, कि अब टेबल है वो अब यूज हो, इसको उसको शेप मिल गई है टेबल को, अब इसके बाद ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तो वो फाइनल गुड्स हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे है क्योंकि अभी भी प्रोडक्शन में आगे जाके फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो जो फाइनल गुड्स है वो दो प्रकार के हैं, कंजम्पशन गुड्स है, कैपिटल गुड्स है। फिर जो कैपिटल गुड कंजम्पशन गुड्स है वो तो कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, जैसे ब्रेड हो गया हमने कंज्यूम कर लिया, और या आटा हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो उसके बाद हम फर्दर यूज़ नहीं कर रहे, उसको बार बार यूज़ नहीं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मशीन्स होती है कि आप उसको, वो एग्जॉस्ट नहीं हो रही, अगर कोई चीज़ एग्जॉस्ट हो रही है एक बार में ही उस कंजम्पशन गुड्स में आएगी। कैपिटल गुड्स ऐसी चीज़ है जो कि आपको
उसको एज ए इंटरमीडिएट भी यूज़ करेंगे तो भी वो एग्जॉस्ट नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, बल्कि आपकी प्रोडक्शन में उसको हेल्प करेगा। तो सो कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स एंड आर यूज्ड एज ए इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दे रिमेन इट एज इट इज़ एंड दे डोंट गेट ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म नहीं होते, उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को हेल्प करने के लिए उसको, और स्पीड अप करने के लिए। तो इंटरमीडिएट जो गुड्स है वो दे आर ऑल्सो यूज्ड एज इनपुट, इंटरमीडिएट गुड्स को भी इनपुट की तरह यूज करते हैं, बट दे गेट ट्रांसफॉर्म और लॉस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बट वो प्रोडक्शन प्रोसेस में वो खत्म हो जाते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कोई एक नई चीज़ ही बन के आती है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। और फाइनल गुड जो है वो बेसिकली कंजम्पशन गुड होते हैं या कैपिटल गुड्स होते हैं। कंजम्पशन गुड जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खा एक बार में ख़त्म हो जाएंगे, और जो कैपिटल गुड्स है वो आपके इनपुट एज ए इनपुट आप यूज़ करोगे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, आपको फर्दर सालों साल आपको वो इन्वेस्टमेंट नहीं। जैसे आपकी स्विंग मशीन है, सिलने की मशीन ले लिया आपने, अब वो ऐसा थोड़ी कि एक बार में ही उसका से एक सूट सिला और वो ख़त्म हो गया। आप बार बार हर साल साल दर साल उसमें अगर थोड़ा बहुत रिपेयर करना हो वो थोड़ा बहुत होगा, अदरवाइज वो आपको काफ़ी सालों तक आपको उस पर सिलने का काम कर सकते हो। जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय मैन मेड प्रोसेस बट कैन नॉट बी यूज्ड इट एज इट इज़, नीड टू गो फर्दर प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये बेसिक इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे है कि जो इंसानों ने खुद से बनाए हैं, मतलब उसको थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन उसको फर्दर अभी ऐसे एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, उसको फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए टू यूज़ एज ए फाइनल गुड। तो उसको फाइनल गुड कन्वर्ट होने में उसको थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जैसे स्टील शीट है, अब ऐसे ही स्टील शीट एज इट इज़ नहीं यूज़ होगी, उसको थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसको ऑटोमोबाइल्स अप्लायंसेज में यूज़ करने के लिए, जो गाड़ी की जो बॉडी बनाने के लिए, या फिर आप कहीं भी उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि वो किसी एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप ले। तो ये है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, और फिर फाइनल गुड्स में भी क्या क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स है, फिर फाइनल गुड्स में भी आपके कंजम्पशन है और कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स बेसिकली इनपुट यूज़ करते हैं, हमको इनको एज ए इनपुट यूज़ करेंगे, इसको भी इनपुट यूज़ करेंगे, बट ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे और ये सालों साल चलते रहेंगे, वो आपको प्रोडक्शन में और फर्दर हेल्प करेंगे, और खुद एग्जॉस्ट नहीं होंगे, थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन होगा कि उनकी पुर्जा कोई ख़राब हो गया, चेंज हो गया, अदरवाइज वो चलता रहेगा। सो ये आपका बेसिक्स, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ क्या कहा है, कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स एंड आर नॉट यूज्ड एज इनपुट। तो हमने अभी देखा कि उनको इनपुट यूज करते हैं लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर कैपिटल गुड्स, तो ये भी सही नहीं है। तो कैपिटल गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स है, लेकिन एज ए इनपुट यूज़ किए जाते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नीदर वन नीदर नोर टू। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड इन इंडियाज जीडीपी कैलकुलेशन। अब जीडीपी कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती है ये पूछा है। तो एक तो है इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी और री एक्सपोर्ट। इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी अगर आप देखें वो नॉर्मली होता है कि उसका हमारे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता है कि इनफॉर्मल एक्टिविटी इनफॉर्मल इसलिए ही है क्योंकि उसको फॉर्मली काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अब मान लो कि कोई इनफॉर्मल एंटरप्रेन्योर है जो कोई चीज़ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जो कि अभी जीएसटी और ये सब चीज़ों में वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ना वो उसको टैक्सेस लग रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो उसको बेच रहा है मार्केट में बेचेगा, तो वो जो है वो ट्रांजैक्शन कैलकुलेट हो जाएगी, तो वो जीडीपी में ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं होती है तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करके हमारी जो फॉर्मल इकोनॉमी है उससे उसके बेसिस पे एक्स्ट्रापोलेट करके कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारा इनफॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती है उनको एक्स्ट्रापोलेट करके जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिक हमारा क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल एक्टिविटी को जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो एक तो वो गलत हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास दिया हुआ, दूसरा है कि री एक्सपोर्ट क्या होता है, ये आप देख लो कि री एक्सपोर्ट क्या होता है। री एक्सपोर्ट होता है कि जब मान लो कोई मशीन हमने किसी देश से खरीदी और एज इट इज़ उसको वापस किसी और देश को एक्सपोर्ट कर दी, किसी देश से मशीन खरीदी और उसको एज इट इज़ बिना चेंजेस किए उसको वापस किसी और देश के लिए एक्सपोर्ट कर दिया, या उसी देश को वापस एक्सपोर्ट कर दी, या जो भी है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो उसमें फिर भी हम लोगों को उसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, कुछ कुछ प्रॉफिट लेके वो आगे हम सेल करते हैं। और तो उसमें जो भी वो एक्सपोर्ट जो चीज़ें हैं वो
कैलकुलेट होती है, जो भी हमारे को टैक्सेस या कुछ हम जो उस पे सेस लगाते हैं या कुछ किसी टाइप का जो भी प्रॉफिट इंडिया में हो रहा है, ओनली वो वाला पोर्शन कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब है कि री एक्सपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ है वो भी जीडीपी में कैलकुलेट होती है। तो यहाँ दोनों चीज़ें, जो हमारा ऑप्शन है सी है, वो सही हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ़ इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमने जीडीपी वाले अभी 4 क्वेश्चन किए हैं और जीडीपी के कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया की जीडीपी में कौन कौन सी चीज़ें आती है। दूसरा है कि उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से मेथड है कैलकुलेट करने के, इनकम मेथड हो गया, वैल्यू मेथड हो गया, फिर एक्सपेंडिचर मेथड हो गया और इनकम मेथड हो गया। ये 3 मेथड हमने कैलकुलेट किए हैं, वैल्यू, एक्सपेंडिचर और इनकम। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि भाई कैपिटल और फाइनल गुड्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि जीडीपी कैलकुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है और कौन सी नहीं इंक्लूड होती है। तो सॉरी, इसका जो आंसर है इसमें लिखा था कि भाई कौन सी चीज़ें काउंट नहीं होती है, तो इसमें दोनों चीज़ें काउंट होती है। तो नीदर आंसर आएगा कि इन दोनों में से ऐसी कोई नहीं है जो काउंट नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि क्या बोल रहा है, इफ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड मस्ट ट्रू। तो इन दो में से जो हमेशा ही सही रहेगा, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो हमेशा ही सही होगा। ऐसा मस्ट लिखा है तो वो बहुत ज़रूरी है देखना कि मस्ट लिखा है, वैसे नहीं होता तो कुछ और चीज़ें सही हो सकती थी। लेकिन अब हमारे को, हम लोगों को ये देखना है कि कौन सी चीज़ हमेशा ही सही रहेगी जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो रियल जीडीपी विल इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगी अगर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज और इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला तो पहले ही हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में इतनी हो रही है कि अभी पिछले डेकेड से इस डेकेड में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। मे बी कुछ सालों में, अभी कुछ 2020 जो कोरोना वाला पीरियड छोड़ दें या उससे पहले भी थोड़ा सा डाउन चल रही थी इकोनॉमी। तो लेकिन हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत हाई है। तो वो कोई एक बेसिक इंडिकेटर नहीं है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा होगा। वो मस्ट नहीं है, हो रहा है वो होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा होगा, लेकिन वो हमेशा सही नहीं है। ये मस्ट की वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन यहाँ ये वाला तो 1 एंड 4 तो एलिमिनेट हो गया। बाकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सही है या नहीं है। तो हमारा जो फोर्थ फिफ्थ जो आंसर है उसका, तो मान लो रियल जीडीपी जो ग्रोथ है वो मेजर करती है ग्रोथ इन क्वांटिटी, क्वांटिटी की ग्रोथ रियल जीडीपी मेजर करती है। क्या करती है? मेजर क्वांटिटी। और जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो वैल्यू को मेजर करती है, क्वांटिटी को मेजर करती है। अब यहाँ इन्होंने एक बॉक्स दे रखा है, उसमें हमारे जीडीपी कैलकुलेट, नॉमिनल और रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है वो कौन बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। जैसे कि वीट है, 2011 में वो 10 केजी प्रोड्यूस हुआ और उसका रेट भी 10 केजी पर 10 रुपीज़ पर केजी था। वैसे ही राइस 8 केजी प्रोड्यूस हुआ और 12 पर केजी उसका रेट था। तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो गई? नॉमिनल जीडीपी हो गया 10 केजी इंटू 10 पर केजी, जो रेट है वो हो गया 100 रुपये, और 12 पर केजी राइस था तो 8 केजी प्रोड्यूस हुए, वो हो गया 96। तो टोटल जो हमारी नॉमिनल जीडीपी हुई वो 196 हुई। ओके। फिर 2012-13 में क्या हुआ कि भाई हमारी जो क्वांटिटी है वो 10 से वीट की 11 हो गई, लेकिन रेट भी बढ़ गया, 10 से वो 10.5 पर केजी हो गया। वैसे ही राइस की क्वांटिटी बढ़ गई, 9 केजी हो गई 8 से, और रेट भी 12 से 12.5 हो गया। अब हमारा टोटल जो जीडीपी हुआ दोनों को कैलकुलेट करके वो 228 हो गया। नेक्स्ट ईयर 12-13 में हमारी जो जीडीपी है वो 12 केजी से 12 केजी प्रोड्यूस हुई, लास्ट ईयर वो 11 थी, और इसका रेट अब इस बार और बढ़ गया, 11 पर केजी हो गया। वैसे ही राइस का भी 9 केजी थी लास्ट ईयर प्रोडक्शन, इस ईयर 10 केजी हो गई और उसका रेट भी बढ़ गया। तो अब टोटल जो नॉमिनल जीडीपी हुई वो 262 हो गई। फिर वैसे ही 2014 में भी सेम कैलकुलेशन की, सेम प्रोडक्शन बढ़ गई, रेट भी बढ़ गया और हमारा टोटल जीडीपी आ गया 291.75। तो नॉमिनल जीडीपी में बेसिकली क्या होता है, जिस साल की प्रोडक्शन हम देख रहे हैं उस साल के जो प्राइसेस है उनको हम कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट आएगा, वो नॉमिनल जीडीपी होगा। और फिर रियल जीडीपी में क्या होगा, रियल जीडीपी मान लो हमारा जो हमारा 2011-12 है उसमें हमारा 10 केजी हमने वीट प्रोड्यूस किया और 10 का रेट था, 8 केजी राइस प्रोड्यूस किया और 12 का रेट था, तो हमारा 196 हो गया। ये तो सेम हो गया। अब 2012-13 में क्या हुआ, 2012-13 में हमारी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी, 11 केजी वीट हुआ था और 9 केजी राइस हुआ था।
लेकिन हमने रियल जीडीपी में क्या किया, हमने रेट 2012-13 के नहीं लिए, क्योंकि हम रियल जीडीपी में एक बेस ईयर नॉमिनेट कर लेते हैं कि भाई हमारा बेस ईयर, मान लो जैसे हमारा सर अभी भी जो रियल टर्म में भी जो है बेस ईयर हमारा 2011-12 है, जो सरकार ने अभी जो अभी कैलकुलेट जिस बेसिस पे रियल जीडीपी कैलकुलेट करती है एक्चुअली सरकार, वो 2011-12 ही है। और यहाँ जो एग्जांपल लिया है उसमें भी हमने 2011-12 ही उसको बेस ईयर लिया है। तो बेस ईयर लिया है तो हम रेट किस साल के यूज़ करेंगे, बेस ईयर के यूज़ करेंगे। तो राइस बेस ईयर में 10 पर केजी था, और वीट 10 पर केजी था, और जो राइस है वो 12 पर केजी था। तो हमारी जो जीडीपी रियल जीडीपी है वो 2012-13 की वो 218 हुई, और जो नॉमिनल थी वो 228 हुई थी। फिर अब 2013-14 में वैसे ही क्वांटिटी बढ़ी हमारी, 12 केजी हो गया वीट और 10 केजी हो गया राइस। लेकिन हमने रेट अब 2012-13 13-14 के नहीं लिए, हमने बेस ईयर के लिए। बेस ईयर में वही वीट 10 पर केजी था, और जो राइस है वो 12 पर केजी था। तो हमारी जो जीडीपी रियल जीडीपी हो गई वो 240 हो गई, नॉमिनल 262 हो गई थी। ठीक है। फिर 2014-15 में हमारी क्वांटिटी जो है वो बढ़ के 12.5 केजी हो गई थी व्हीट में, और राइस में 10.5 केजी होगी। लेकिन रेट वही सेम हम बेस ईयर का लेंगे, तो वही 10 पर केजी एंड 12 पर केजी, और फिर ये 251 हो गया। ठीक है। ये आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि भाई नॉमिनल जीडीपी क्या है। नॉमिनल जीडीपी जो जिस ईयर का हम प्रोडक्शन देख रहे हैं कि ये प्रोडक्शन हुआ है किसी प्रोडक्ट का या किसी क्रॉप का, उसके बेसिस पे उसी साल के जो रेट हैं, प्राइसेस हैं, उनके बेसिस पे जो टोटल वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो है नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी में क्या होता है, एक बेस ईयर फिक्स कर लेते हैं, उसके बेसिस पे साल दर साल हम रेट सेम रखते हैं बेस ईयर के, और जो क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करंट ईयर की क्वांटिटी को लेके कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। फिर इससे ही क्या है कि जो रियल जीडीपी है वो क्वांटिटी का वैल्यू कैलकुलेट होती है कि क्वांटिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और जो नॉमिनल है वो प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी दोनों को मिला के वो बेसिकली इंडिकेटर है, प्राइस का इंडिकेटर ज़्यादा है बजाय कि क्वांटिटी का। तो नेक्स्ट बेस ईयर जो कैलकुलेशन है हमने 2011-12 ली थी। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट इंडियाज रियल जीडीपी फॉर 2014-15, जैसा कि मैंने बताया है पहले, उसमें तो हैव टू टेक क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड इन 2014-15 एंड प्राइसेस ऑफ 11-12। तो हमने वही किया कि 2014-15 की क्वांटिटी ली और 2011-12 के बेस ईयर के प्राइसेस लिए, और फिर हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट किया। और अगर हमने नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया तो उसमें हमने जो क्वांटिटी 2014-15 में प्रोड्यूस हुई और मार्केट जो प्राइस था उस साल का 2014-15 में जो प्राइस था उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया। जो कैलकुलेशन किया वो आया हमारा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। तो ये हमारा नॉमिनल जीडीपी आया। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वेश्चन में हमारे को ग्रोथ बताया कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उससे जो एक्चुअल जो चेंजेस है, मस्ट जो चेंजेस होने वाले हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय चेंज इन रियल जीडीपी, दैट इज जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस एज पर द ग्लोबल प्रैक्टिस। ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है कि मार्केट जो है, मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पे, कांस्टेंट मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पे जीडीपी रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे नॉमिनल जीडीपी क्या है। अभी वो चेंज इन नॉमिनल जीडीपी देखेंगे ईयर बाय ईयर। तो हमारा 2011 से 12 में 16.3% रियल नॉमिनल जीडीपी रहा। फिर 12 से 13 में 14.9% रहा। मतलब हमारी ग्रोथ तो हुई लेकिन लास्ट ईयर से ग्रोथ कम हुई। तो ग्रोथ रेट हमारी ईयर बाय ईयर कम हो रही है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ तो बढ़ी रही है ना, कि यहाँ 196 था, यहाँ 228 हो गया, यहाँ 262 हो गया। तो ये तो बढ़ रहा है, ये चीज़ तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, लेकिन हमारी बढ़ने की जो रेट है वो कम हो रही है, वो नीचे को आ रही है कि यहाँ 14 हो गया, फिर ये 11.4% आ गया। वैसे ही रियल जीडीपी में क्या क्या चेंजेस आए कि ये 11% था, फिर ये घट के 10.1% आए। एक्चुअल जीडीपी बढ़ी लेकिन ग्रोथ रेट कम हुई, और ये 4.6% हुआ। तो सिर्फ परसेंटेज चेंज कम हुआ है और एक्चुअल जो नंबर है जीडीपी का वो बढ़ा है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो क्या ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही बढ़ेगी? रियल जीडीपी जो एक्चुअल नंबर है वो बढ़ेगा। रेट ऑफ रियल जीडीपी वो बढ़ेगी वो जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ घट रही है, रेट ऑफ रियल जीडीपी जो है वो कम हो रही है, 11 से 10 हो गई, 10 से 4 हो गई। लेकिन अगर एक्चुअल नंबर में देखें रियल जीडीपी तो वो बढ़ रहा है, 196, 218, 240 एंड 251। तो अब अगर हमको देखना है कि सो रियल जीडीपी इज स्टेडीली कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग फ्रॉम 21 टू
2011 टू 2014, बट चेंज इन रियल जीडीपी इज डिक्रीजिंग। 11 से 4 आ गया नीचे। रियल जीडीपी का जो चेंज है रेट में वो कम हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल जीडीपी है वो कंसिस्टेंटली स्टेडीली बढ़ रही है। 196 से 2018 हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो रेट अगर गिर भी रही है रियल जीडीपी की या नॉमिनल जीडीपी की, फिर भी हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। मतलब हमारी जो ग्रोथ है एक्चुअल नंबर में वो बढ़ रही है। जैसे 96 होगा, 96 से 118 हुई, लेकिन ग्रोथ रेट कम हो रही है, लेकिन एक्चुअल नंबर बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा देखना है आपको कि कैसे है। फिर अब जो केस लिया है हमने इकोनॉमिक ग्रोथ का, एज रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग। रियल जीडीपी हमारी बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है। बट सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल जीडीपी इज डिक्रीजिंग, नो बट नेगेटिव नहीं है, घट रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं है। वी कैन से द इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है, लेकिन ग्रोथ हो रही है। when real GDP decreases और changes in real GDP is negative then it is called recession। हाँ, अगर ये 11 से सीधा -10 पहुंच जाता तो हमारा रिसेशन आता, तब ये एक्चुअल नंबर भी घट जाता। यहाँ से ये 196 से नीचे आके मे बी 186 हो जाता, मे बी 188 हो जाता, तब वो घटता। रिसेशन आने पे वो घटेगा, रियल जीडीपी एक्चुअल नंबर घटेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ रेट कम हो रही है तो उसका मतलब है कि स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। सिर्फ उसके बढ़ने की स्पीड कम हुई है, लेकिन जीडीपी रियल नंबर पे बढ़ रहा है। तो हम इसका जो क्वेश्चन का आंसर बेसिकली क्या है, वो ए है हमारे इस क्वेश्चन का। तो ये था कि ए कौन सा आंसर है कि रियल जीडीपी विल इंक्रीज। हमने देखा कि रियल जीडीपी बढ़ रहा था जब इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे थे हम। नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज वो जरूरी नहीं है। नॉमिनल जीडीपी क्यों बढ़ जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा ही, उसका मेन रीजन ये है, मस्ट लिखा है वैसे ये बढ़ेगा, लेकिन अगर मस्ट लिखा है तो हमारे ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो हमारे जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो इसमें है प्राइसेस बहुत लो हो गए, एकदम लो हो गए कि बिल्कुल ही लो हो गए। मान लो कोई 30 रुपए की चीज़ बिक रही थी वो 10 पे आ गई है। अब इतना डाउन हो गया तो हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जो रियल जीडीपी है वो क्वांटिटी कैलकुलेट करता है, क्वांटिटी कैलकुलेट करता है तो वो ग्रोथ ही शो करेगा अगर क्वांटिटी बढ़ रही है। तो हमेशा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी होती है, अगर क्वांटिटीज प्रोड्यूस हो रही है ना कि प्राइस बढ़ रहे हैं, तो अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है तो रियल जीडीपी हमेशा ही हमेशा बढ़ेगा। लेकिन अगर जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ेगा, नॉर्मल टर्म्स में बढ़ेगा, लेकिन अगर एकदम से रेट इतने ड्रास्टिकली नीचे आ गए तो हमारा नॉमिनल जीडीपी भी गिरेगा। नॉमिनल जीडीपी गिरेगा तो हर केस में ये नॉमिनल जीडीपी का जो सिनेरियो है वो बढ़ने का नहीं बनता है। तो इसलिए हम यहाँ इसको गलत कर रहे हैं, क्योंकि मस्ट लिखा है। अगर सिर्फ ये लिखा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू, कि भाई हमेशा नहीं पूछा लेकिन कुछ केसेस में सही रहेगा, तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ेगा। फिर रियल ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज, ये तो कभी भी जरूरी नहीं हो सकता कि सही हो। हमने देखा कि वो 11 से 10 हो गया था, 10 से वो 4 हो गया था, 4 हो गया था। तो ये रेट जो है उसकी बढ़ने की कम हो रही थी, लेकिन रियल नंबर तो बढ़ ही रहे थे ना जीडीपी के, कि भाई यार रियल जीडीपी जो है वो 196 से 218 हो गया था, 218 से 232 हो गया था, और 232 से 251 हो गया था। तो रियल जीडीपी हमेशा ही हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही रियल जीडीपी का बढ़ना है, मतलब क्वांटिटीज बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है। और अगर इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा है तो हमेशा ही हमेशा, अगर रिसेशन में हो रहा है, एकदम नेगेटिव में चली गई ग्रोथ, जो हमारी रियल जीडीपी की ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई, तो हमेशा ही हमेशा जो हमारा रियल जीडीपी है वो डिक्रीज होगा, बढ़ेगा, फिर वो नहीं बढ़ेगा। नॉमिनल जीडीपी फिर भी बढ़ सकता है, नॉमिनल जीडीपी में फिर भी ग्रोथ आ सकती है, कि हो सकता है प्राइस शूट अप कर जाए, प्राइस बढ़ गए तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। मान लो इस साल हमने 10 केजी वीट लिए और 10 केजी ही प्राइस था। अगले साल 8 केजी हमारे ग्रोथ हुई, प्रोडक्शन हुई वीट की, लेकिन अगले साल रेट 15 हो गया, तो 15 जा कितना होता है, वो हो जाएगा कि अगर मान लो 20 रेट हो गया तो वो 160 हो जाएगा अगले साल की जो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है, और उससे पिछले साल में 10 ही था रेट, और 10 प्रोडक्शन भी हुई थी तो उसका 100 ही हुआ। तो जीडीपी जो एक पहले वाले साल में वो 100 ही थी, और अगले नॉमिनल जीडीपी और अगले साल में 160 हो गई। लेकिन इस साल में हमारी तो प्रोडक्शन घट गई है, फिर भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया। लेकिन जो इस साल है प्रोडक्शन ज़्यादा थी, फिर भी नॉमिनल जीडीपी कम है। तो नॉमिनल जीडीपी प्राइस पे ज़्यादा डिपेंड करता है बजाय कि क्वांटिटी पे, और जो रियल जीडीपी है वो हमेशा ही क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और हमेशा ही अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और उसका मतलब है क्वांटिटीज बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब रियल जीडीपी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रिसेशन में है, नेगेटिव में है, तो
हमारी जो रियल जीडीपी भी है वो नेगेटिव में होगी। और नॉमिनल जीडीपी का वो ऐसा कुछ बेसिक फंडा नहीं है, वो प्राइस पे डिपेंड करता है। हो सकता है क्वांटिटी बढ़ गई, घट गई और प्राइस बढ़ गया, तो वो उस बेसिस पे वो और करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस केस में मस्ट केस में सिर्फ एक ही सही बैठता है, वो नंबर 1 है। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया है, लेकिन इसको हम डिटेल में समझेंगे तो आपको बेसिकली इकोनॉमिक की जो किताब है वो पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से बेसिक चीज़ें समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन, अभी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन, ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट, यहाँ मस्ट लिखा है, तो मस्ट में ये क्या जरूरी है? एक तो डिक्रीज इन रियल जीडीपी है, मैंने बोला है कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो रियल जीडीपी हमेशा ही बढ़ेगा, और अगर रिसेशन है तो हमेशा ही घटेगा, हमेशा ही घटेगा। डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है प्राइस बढ़ गए, प्रोडक्शन कम हो गई, प्राइस बढ़ गए, जो मैंने एग्जांपल ऊपर दिया कि एक साल में 10 केजी था वीट और 10 उसका प्राइस था, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी हो गई 100। अगले साल वो 8 हो गया हमारी जो वीट की प्रोडक्शन, लेकिन उसका प्राइस हो गया क्या बोलते हैं 20 हो गया प्राइस, उसका प्राइस 20 हो गया, एकदम इतना शूटअप हो गया, तो ये 160 हो गया। अब नॉमिनल जीडीपी देखेंगे हम तो हमारे को लगेगा यार इकोनॉमी तो सही जा रही है हमारी, हमारा तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, तो इससे हमको एक्चुअल पता नहीं लगता कि रिसेशन है कि नहीं है हमारी कंट्री में। तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा सही नहीं होगा, नॉर्मली वो सही हो सकता है कि इसका रेट इतना ना बढ़े, इसका रेट ये 10 ही रहे, अगले साल भी 10 ही रहेगा तो वो 80 हो जाएगा, फिर हमारी नॉमिनल जीडीपी में भी डिक्रीज आएगा, लेकिन हमेशा वो सही नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ तवज्जो नहीं देंगे, इसको हम सही नहीं मान सकते। डिक्रीज इन द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, तो हमेशा ही डिक्रीज होगा ग्रोथ रेट में। हो सकता है रिसेशन भी ऐसा हो कि भाई मान लो हमारा लास्ट ईयर जो रिसेशन में था वो -10 था, इस बार -8 है, या -6 है, या -1 पे है, तो -10 से -1 पे आया है, मतलब ग्रोथ रेट में डिक्रीज नहीं हुआ है, ग्रोथ हुई है, अभी भी इकोनॉमी रिसेशन में है, माइनस में है वो ग्रोथ रेट बेसिकली, पर लेकिन डिक्रीज तो नहीं हुआ है रेट में, ग्रोथ रेट में, है ना, वो हमारा इंक्रीज हुआ है, तो हमारा जो यहाँ आंसर होगा वो ए होगा। हम चेक भी कर लेते हैं एक बार इसका जो आंसर है, तो इसका देखो 16 का ए है कि भाई रियल जीडीपी डिक्रीज होगी, चेंज इन रियल जीडीपी अगर नेगेटिव होगा, देन इन केस ऑफ रिसेशन जो रेट होगा जीडीपी का चेंज होने का, रियल जीडीपी का, वो रिसेशन में नेगेटिव होगा। नॉमिनल जीडीपी डिक्रीज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, रियल जीडीपी में इंक्रीज इफ द ग्रोथ रेट इज डिक्रीजिंग, जीडीपी में इंक्रीज, तो वही सेम बात है कि भाई ग्रोथ रेट बढ़ने घटने से उसका उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम ज़्यादा हौच पौच कर लिए है इधर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया वो है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नेशनल इनकम किसके बराबर है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इनकम गोइंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इसमें डेप्रिशिएशन हमने अभी माइनस नहीं किया, तो एक्चुअल वो हमारे जो इनकम है नेशनल इनकम वो नहीं है, उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो एनएनपी आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब 2015 में हमारी सरकार ने क्या किया, और इंटरनेशनली भी वही होता है कि जो हमारी जीडीपी है वो उसको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो नेट नेशनल इनकम भी मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे। पहले उससे 2015 से पहले फैक्टर पे कॉस्ट, मतलब जो फैक्ट्री के दरवाजे पे कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट होती थी। अब मार्केट प्राइस पे, अब मार्केट में जो एक्चुअल रेट है उस चीज़ का, आइटम का, उसके बेसिस पे नेट जीडीपी कैलकुलेट होती है, फिर उसी के बेस पे जीएनपी कैलकुलेट होगी, और उसी के बेस पे एनएनपी कैलकुलेट होगी, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा बी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा टर्म देखने को नहीं था। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि जो नेशनल इनकम है उसको हम नेट नेशनल इनकम या इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, या नेट नेशनल इनकम आए दे आपको तो नेशनल इनकम आए, दोनों सेम चीज़ है। नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये तीनों सेम ही चीज़ है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, वो एनएनपी माइनस जीएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या है? वो चीज़ें जो हमारे से डेप्रीशिएट, किसी प्रोडक्ट में डेप्रीशिएशन हो गई है या मशीन में डेप्रीशिएशन हो गई है, उसमें जो रिपेयर का जो पैसा लगा है उस वो बेसिकली हमारे इनकम से जा रहा है, तो वो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं हमारी इनकम में। दो ही देने से सो जो है वो पहले 2015 से पहले, जनवरी 2015 से पहले उसको फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्ट्री के कॉस्ट पे उसको कैलकुलेट करता था, वो एनएनपी जो है मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन है वो पीछे रह गया है, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग
ग्रॉस नेशनल इनकम, अब ये ग्रॉस नेशनल इनकम है। पहले हमने नेशनल इनकम के बारे में था, नेशनल इनकम जो है वो एनएनपी हो गया मार्केट प्राइस पे। अब ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है उसके बारे में हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो है इट इज़ द इनकम अर्नड बाय कंट्रीज रेजिडेंट, इट इज़ द इनकम अर्नड बाय कंट्रीज रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। हमेशा जब भी नेशनल की बात आती है, जब ये जीएनपी नेशनल की बात आएगी तो हमेशा इंडियंस को प्रेफरेंस दी जाएगी, जो इंडियंस है, रेजिडेंट है। इंडियन जो मतलब नेशनैलिटी जिनकी इंडियन है और इंडियन ओरिजिन मतलब जिनकी सिटीजनशिप इंडियन है, तो जो इंडियंस है वो उनकी ही इनकम कैलकुलेट की जाएगी। जीडीपी में टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट है जीडीपी में। अगर ये मान लो इंडिया है, जो इंडिया का मैप, इंडिया जो भी जैसा भी आप मैप है, ये मैं तो थोड़ा सा खराब मैप बना रहा हूँ। तो इसमें जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडियन की, जो हमने पहले पहले ही क्वेश्चन में हमने इसमें कर ली थी कि जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें क्या है, वो जीडीपी कैलकुलेट करता है। डोमेस्टिक टेरिटरी जीडीपी के लिए होती है डोमेस्टिक टेरिटरी, और जीएनपी के लिए होती है नेशनैलिटी। तो जितने इंडियंस बाहर देश में है उनकी जो इनकम है वो हम कैलकुलेट करेंगे अपनी जीएनपी में, और जितने फॉरेन नेशनल इंडिया में अपनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी इनकम वो उनके देश वाले रिस्पेक्टिवली उनको कैलकुलेट करेंगे। तो जीडीपी क्या हो, जीएनपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट, माइनस या प्लस, वो प्लस माइनस डिपेंड करता है कि हमारा नेट जो फैक्टर इनकम आती है और देश से, जैसे कि जो हमारे रेमिटेंसेज आते हैं, हमारे बाहर के देश में जो लोग हैं वो कितना पैसा हमारे को भेज रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हमारी इनकम जो है वो हमारे देश के लोग जो बाहर है वो ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं, बजाय कि जो और देश के लोग इंडिया में हैं वो बाहर पैसा ले जा रहे हैं, उसमें अगर हमारे देश के लोग ज़्यादा भेज रहे हैं तो ये चीज़ जीडीपी में ऐड होगी, फिर जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा होगा। और अगर हमारे देश की ये जो लोग हैं वो कम पैसा भेज रहे हैं और यहाँ के जो भारत देश के लोग हैं इंडिया में, वो अब यहाँ कमा के ज़्यादा पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो जीएनपी जीडीपी से कम होगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि जीएनपी कैसे कैलकुलेट होता है जीडीपी से। उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको ऐड करते हैं, और जो नेट का मतलब ही वो है कि वो प्लस माइनस ऑलरेडी हमने कर लिया है, फॉरेनर की इनकम यहाँ से जो बाहर गई है और इंडियन की इनकम जो अंदर आई है उसको प्लस माइनस करके उसको ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव में है, अगर नेगेटिव में है तो उसको माइनस करेंगे। तो ये नॉन रेजिडेंट वाला तो हमारा चला गया कि नॉन रेजिडेंट बोथ की कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस बाय एनएसओ, तो वो तो मैंने बताया कि मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करें। इट इज़ इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नहीं, आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जीडीपी का मतलब ही वो है, हमने जीडीपी जब एक्सपेंडिचर मेथड में की थी तो उसमें था कि कंजम्पशन पे पैसा खर्च किया है हाउस होल्ड ने, फिर इन्वेस्टमेंट की है हाउस होल्ड ने, फिर गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट की है और या प्राइवेट ने जो इन्वेस्टमेंट की है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो ऑलरेडी जीडीपी में कैलकुलेट हो गया है। तो उस जीडीपी का मतलब ही है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो पैसा लगा है उसको हमने जीडीपी में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, तो ये नहीं होगा, ये जीएनपी नहीं होगा। जीएनपी में नेट फैक्टर इनकम आती है, जो इनकम हमारे देश के लोग बाहर देश में कमा के हमको भेज रहे हैं, वो होगा, ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑलरेडी जीडीपी में कैलकुलेटेड है। तो वो आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ आंसर हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, तो ये रेजिडेंट और ये हो जाएगा, एक और तीन हो जाएगा। तो इसका आई एम श्योर इसका आंसर ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर जो एट का है, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 की जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है, ये ए हमारा आंसर है। तो ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, इनकम अर्नड बाय इंडियन रेजिडेंट ओनली वेदर इन इंडिया और अब्रॉड। जीएनआई डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और एंड इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीडीपी वही मैंने बताया, जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम सॉरी फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस आर बोथ इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी। ठीक है, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस बोथ आर इंक्लूडेड, आर प्रोडक्ट जीडीपी कैलकुलेशन में उनको इंक्लूड किया जाता है। दूसरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्विवेलेंट टू द नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये मैंने अभी बताया, नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अलग चीज़ है, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों अलग चीज़ है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने स्टील प्रोड्यूस किया और उसको बाहर भेज दिया, किसी और यूएस में भेज दिया, यूएई में भेज दिया, अलग अलग देशों में हमने भेज दिया, उसका जो पैसा आया वो हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होगा। वो
नेट फैक्टर इनकम के बराबर नहीं होगा। नेट फैक्टर इनकम अलग चीज़ है। इंपोर्ट हो गया कि हमने चाइना से क्या है, तो सेमीकंडक्टर के लिए जो चिप्स है बनाने के लिए, जो सेमीकंडक्टर चिप वो बनाने के लिए चीज़ें, या फिर रूफटॉप सोलर जो होते हैं उसके लिए जो चीज़ें हमारे को लगती है वो चाइना से हमने इंपोर्ट की। चाइना से इंपोर्ट की, हमने उसको पैसा दिया, तो हमारी वो जीडीपी से पैसा लैप्स हो गया। वो हमारी वो नेट फैक्टर इनकम नहीं है। नेट फैक्टर इनकम होगी अगर हमारे बंदे इंडिया के बंदे चाइना में जाके पैसा कमा रहे हैं और इंडिया में भेज रहे हैं कमा के, तो वो हमारे नेट फैक्टर इनकम का पार्ट होगा। तो ये दूसरा पोर्शन तो नहीं आया होगा, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये ऑब्वियसली उसका आंसर वन है। जीडीपी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी 2015 में चेंज हुई, जिसमें कि हम अब मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है कि जो जितनी चीज़ें यहाँ प्रोड्यूस हुई है उनको प्रोडक्शन की जो टोटल वैल्यू है उसको हमने ऐड किया है, तो वो बेसिक प्राइस, जो बेस प्राइस है वो क्या कैसे निकलेगा उसका, कि एक तो होता है जीडीपी की एक फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू की हमने भाई स्टील प्रोड्यूस किया, और स्टील प्रोड्यूस करने में जो उसकी फैक्ट्री में कॉस्ट है एक्चुअल की, उसको आयरन ओर लगेगा और उसमें कार्बन ऐड करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें उसमें एक्चुअल जो अमाउंट उस पर प्रोडक्शन करने में लग रहा है वो एक ग्रॉस वैल्यू एडेड जो फैक्ट्री की कॉस्ट है एक्चुअल, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन टैक्सेस, सॉरी प्रोडक्शन टैक्सेस क्या है, ये लैंड पे लगता है कि लैंड पे सरकार ने टैक्स लगा लिया, फिक्स है वो, उसका उस पर प्रोडक्शन कितनी हो रही है उसके बेसिस पे डिपेंडेंट नहीं है। प्रोडक्शन टैक्सेस बहुत मिनिमम चीज़ होती है, वो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वो बेसिकली वो सरकार लगाती है और वो फिक्स अमाउंट होता है। तो वो प्रोडक्शन टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं इसमें फैक्टर कॉस्ट में। अब वो स्टील मान लो उन्होंने 10 रुपये का बनाया है, उस पर जो प्रोडक्शन जो टैक्स लग रहा है वो प्रॉपर्टी पे वो 2% लग रहा है, दो 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 नंबर रुपीज़ 2 रुपये लग रहे हैं, तो वो ऑलरेडी उसके बेस प्राइस में 2 रुपये ऐड कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 12 रुपये हो जाएगा उसका बेस प्राइस। लेकिन इन्होंने प्रोडक्शन सब्सिडीज़ भी दी होगी, क्या पता सरकार ने प्रोडक्शन सब्सिडी दी है, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडीज़ दी हुई है, स्कीम है निकाली हुई सरकार ने कि प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडीज़ है। तो वो जो अगर कोई सब्सिडी दी है, मान लो 1 रुपये की सब्सिडी है, तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड बेस प्राइस क्या होगा, वो हो जाएगा 11 रुपये, स्टील का 11 रुपये बेस प्राइस हो जाएगा। अब मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी, मार्केट प्राइस पे अगर जीडीपी निकालनी है तो जितने भी वो सारे ग्रॉस वैल्यू एडेड है अलग अलग एरिया के, अलग अलग फैक्टर्स के, वो बेस प्राइस हमने निकाल दिया, प्रोडक्शन टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। अब है प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स लगता है बेसिक प्रॉपर्टी पे, लैंड पे लगेगा, वो फिक्स एक अमाउंट है, उसका कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसके बेसिस पे वो वेरी नहीं करता है, वो सिंपल एक अमाउंट है कि वो इतना ही लगेगा, मान लो 100 रुपये ही लगेगा। अब आप 1000 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो चाहे 10,000, अब वो 100 रुपये ही लगेगा। लेकिन अब प्रोडक्ट टैक्स लगता है, प्रोडक्ट टैक्स आपने देखा होगा कि मान लो कोई बिस्किट का पैकेट है, उसके हर पैकेट पे या हर जो बेसिक जो यूनिट है उसका, उस पे टैक्स लगेगा, तो उसके बेसिक यूनिट पे टैक्स लग रहा है, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सरकार, वो भी इनकम में आ रहा है ना सरकार की, वो भी हम लोगों से लिया जा रहा है। तो प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड हो गया जीडीपी में, क्योंकि ये बेसिक प्राइस में ही इंक्लूड हो गया है, और मार्केट प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स भी इंक्लूड हो गया है। तो हमारा जैसे हमारा 11 हो गया था वो ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस, अब इसमें हमने मान लो इस पे 3 रुपये अब टैक्स लगा दिया है सरकार ने, तो ये 11 से प्लस क्या हो गया है, 3 हो गया, ये हो गया 14, ठीक है, प्लस आप ये अपना प्रॉफिट लगा के जितना भी है इसका प्राइस 15 कर दिया मान लो इन्होंने। अब यहाँ प्रोडक्ट सब्सिडीज भी दी जाती है, कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या है उसमें सब्सिडी देती है। अब सब्सिडी देती है तो उसको माइनस कर लेंगे हम, मान लो किसी चीज़ पे हम इन्होंने 2 रुपये सब्सिडी दे दी है, तो 15 में से 2 कम करके वो उसका प्राइस 13 रख लेंगे। तो अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, अब हमारी जीडीपी मान लो एक ही चीज़ स्टील ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी इसकी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। फिर वही जैसे यहाँ दिया है कि लैंड रेवेन्यू इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्शन टैक्स, और रेलवे जो सब्सिडीज है वो काइंड ऑफ प्रोडक्शन सब्सिडीज, और प्रोडक्शन टैक्सेज एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम। जैसे मैंने बोला कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस पर वो टैक्स डिपेंड नहीं करता है, वो बेसिक डिपेंडेंसी उसकी वो एक फिक्स अमाउंट है। So both production tax and product taxes are included. Goods and services produced in India and sold outside the country, that is foreign, is referred as export. But net factor income from abroad, income earned by a fourth factor of production. अब जो हमारे फोर एंटरप्रेन्योर कुछ बाहर से पैसा कमा रहा है, किसी और देश में बिजनेस करके कमा रहा है, या फिर हमारा बंदा बाहर जाके लेबर कर रहा है, हम इंडियन इतने टेक कंपनी में काम करते हैं बाहर, तो वो उनके जो पैसा कमा रहे हैं वो हमारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये ऐड होता है। इन केस नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, द प्रोडक्शन हैपन इन अब्रॉड, बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन हैपन इन द डोमेस्टिक कंट्री। अब एक्सपोर्ट में जो हमारे देश में
प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा बंदा कनाडा में जाके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम एक्सपोर्ट नहीं बोल सकते, वो हमारे नेट फैक्टर इनकम में आएगा। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट तो जो हमारी क्वेश्चन में थी वो हमारी क्या है, गलत थी कि यहाँ इन्होंने दिया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्विवेलेंट टू नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ये नहीं है। और ये पहले वाला हमने देख ही लिया कि जीडीपी के जो कैलकुलेशन में है वो प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, दूसरा गलत है क्योंकि ये गलत है। और ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ी वीडियो होती जा रही है तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम अभी। ये वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेलफेयर कैसे पता लगेगा? अगर आपको बेसिक आइडिया होगा तो जीडीपी से वेलफेयर कभी भी पता नहीं लगता है, क्योंकि जीडीपी ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉप 10 हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो दुनिया भर का पैसा छाप रहे हैं तो उससे हमारी इन देश की जीडीपी बढ़ रही है। या हो सकता है कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला और रोड कंस्ट्रक्शन का और घटिया सा रोड कंस्ट्रक्ट हुआ, अब वो 2 साल में ही उसकी डैमेज हो गया, लेकिन अब रिपेयर हो रहा है, उस पर रिपेयर हो रहा है उस पर, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो भी जीडीपी को बढ़ाता है। पेट्रोल खर्च हो रहा है और या फिर आपने अगर स्कैम देखी होगी, स्कैम 1992, उसमें वो बोलता है कि जो पेट्रोल आग जलाने के लिए किसी के घर जलाने के लिए हो रहा हो या गाड़ी चलाने के लिए, पेट्रोल अगर यूज हो रहा है मतलब इकोनॉमी में उसकी कैलकुलेशन होगी, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये है कि पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, पर कैपिटा जीडीपी तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो जीडीपी को आप करंट हो कांस्टेंट हो, वो हमारे वेलफेयर के बारे में नहीं बता सकता है। वो मैंने बताया अभी रीजन की क्या हो सकता है कि वो जीडीपी कुछ भी कैलकुलेट कर लगता है, लेकिन पर कैपिटा की पर इंसान है, जो जितने हमारे देश की पॉपुलेशन, मान लो हमारे देश की टोटल इनकम है 100 और हमारे देश की पॉपुलेशन है मान लो 100 ही पॉपुलेशन है, तो हमारी नेट पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई 1। ठीक है, तो अब कांस्टेंट प्राइस पे हो गई कि वो जो प्राइस उस कांस्टेंट प्राइस पे क्या पता लगेगा कि वो कितनी क्वांटिटी पर कैपिटा प्रोड्यूस हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है पर कैपिटा। अगर वो पता लगेगा तो हमारा उसका वेलफेयर का पता लगेगा। लेकिन अगर करंट प्राइस पे देखेंगे तो क्या करंट प्राइस पे हो सकता है, मान लो प्राइस बढ़ रहा हो और प्राइस बढ़ रहा है तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो है पर कैपिटा इनकम वो ज़्यादा हो रही है, नेट नेशनल जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, जो हमने नॉमिनल जीडीपी में भी देखा। तो वो करंट इनकम्स, जो करंट प्राइस पे जो चीज़ें हैं वो बेसिक सिर्फ प्राइस का इंडिकेटर है, प्रोडक्शन का इंडिकेटर या एक्चुअल जो इनकम जो लोगों के पास जा रही है उसका जो है वो पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम ही है। तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए। हम अगर देखें तो इसका आंसर ए ही है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, आप लोग कंप्लीट नहीं देखें तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके लिए वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सो आप अगले जो वीडियोस है हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन उस पर करेंगे, ट्राई कर रहे थे कि 20 करेंगे, वो थोड़ा सा आप शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन या बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो मतलब आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है, आप इकोनॉमी में इंटरेस्ट ले रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।